support Brahmin and Shudra Varna is OBC. तो मनुस्मृति में अनटचेबल का जिक्र नहीं है. यानी आप दलित मेंटेलिटी से काम अगर कर रहे हो तो आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, सारा हेट अभियान किसके खिलाफ है? शूद्रा वर्णा. और शूद्रा वर्णा कौन है? नेवारी, शाक्या, मौर्य. इंडिया में यही लोग हैं. अनटचेबल्स कब पैदा हुए? जब इंडिया में पैदा हुए तभी नेपाल में पैदा हुए. और अनटचेबल का बर्थ डेट है 8th सेंचुरी, यानी हमारे कैलेंडर के हिसाब से. 8 में केवल आप 600 जोड़ दो, यानी 1600-1700 आपके हिसाब से. तो वर्ना सिस्टम जो है ये रेशियल सिस्टम है. अरे आपको अगर आज़ादी लेनी है, आपको अगर ह्यूमन बनना है, तो आपका इसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है. हमारा शोषण किस वजह से हो रहा है? हमारा जो शोषण हो रहा है, हम इसके रूट कॉज तक नहीं जा रहे. ये जो वर्ना सिस्टम है ये बर्थ के आधार पर है. ब्राह्मण के घर में ही ब्राह्मण होगा, शूद्र के घर में ही शूद्र होगा, वैश्य के घर में ही वैश्य होगा, क्षत्रिय के घर में ही क्षत्रिय बर्थ करेगा. फिर उन्होंने वर्ना सिस्टम को बनाया और रूलिंग किया. ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार है, पढ़ाने का अधिकार है. वैश्य को पढ़ने का अधिकार है, पढ़ाने का अधिकार नहीं है. पैसा रखने का अधिकार है. क्षत्रियों को शस्त्र रखने का अधिकार है, मगर पढ़ाने का नहीं है. पढ़ने का है, शस्त्र रखने का है. शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, पढ़ाने का अधिकार नहीं, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं, पैसा रखने का अधिकार नहीं. तो वो कौन है? दिस सिस्टम स्लेव. फिर उन्होंने वर्ना सिस्टम को प्रतिक्रांति करने के बाद इन्होंने देखा कि बुद्धा सफल हो गया. घन व्यवस्था को बचाने के लिए उसका प्रोटेक्शन चल रहा है घन सिस्टम, और ब्राह्मण का चल रहा है वर्ना सिस्टम थोपने का. तो एक ही क्लास में डिवाइड था बुद्धा के समय में. इन्होंने उनको शूद्र कहा होगा. तो दो ही वर्ग है, ब्राह्मण और शूद्र. दोनों में लड़ाई हुई. समझने के लिए अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट लोगों की लड़ाई हुई. दो ही क्लास की लड़ाई हुई. तो दो क्लास, अफ्रीका के लोग या अमेरिका के लोग, काले और गोरे में लड़ाई हुई. तो सीधा सीधा क्या हुआ? वो अभी लड़े और वो आजाद हो गए. इंडिया के मूल निवासी लोग और नेपाल के मूल निवासी लोग आजाद क्यों नहीं हो रहे? इतने साल से लड़ रहे हैं. तो उन्होंने जो कास्ट मैकेनिज्म बनाया, हमको क्या किया? हमको रेशियल बेस पर गुलाम किया. मगर सिस्टम कैसी खड़ी की? खड़ी सिस्टम खड़ी की. ये कितना है? 3.5%. इंडिया में ब्राह्मण कितना है? 3.5%. और यहाँ आप बोल रहे हो 12%. तो इंडिया में ये 3.5% है और यहाँ की पॉपुलेशन में 12% है, ऐसा वो बता रहे हैं. तो इन लोगों ने क्या किया? यहाँ के जो नेटिव लोग थे इंडिया में 6,500 कास्ट में डिवाइड किया. यानी आपकी जो यूनिटी थी उसको एक क्लास में अगर रहते, तो जैसे अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट लोगों का बैटल हुआ, वह एकदम खुला दुश्मन दिखाई देता है. तो इन्होंने यहाँ, ये दुनिया में सबसे चालाक लोग हैं जिनके साथ आप लड़ाई लड़ना चाहते हो, उनके सामने कंप्यूटर भी फेल है. यारे उनका दिमाग को कोई जवाब नहीं दे सकता. आज भी अगर डिबेट करने के लिए बुलाए टीवी पर, तो वो खुलकर बोलेगा कि वर्ना व्यवस्था इज साइंस बेस. यानी वो उसके लिए वो दलील भी ढूंढेगा, उसके लिए वो कॉज भी ढूंढेगा. तो जिन लोगों ने हमको कास्ट में डिवाइड किया, वो हमको केवल इनइक्वल नहीं बनाया, हम लोगों को ग्रेडेड इनइक्वालिटी में कन्वर्ट किया. यानी हम लोग केवल विभाजित लोग नहीं है, हम केवल इनइक्वल लोग नहीं है. हम कैसे हैं? ग्रेडेड इनइक्वालिटी. यानी हमारे ऊपर एक कास्ट बैठी हुई है, तो उसके नीचे एक कास्ट बैठी हुई है, उसके नीचे एक कास्ट बैठी हुई है. जैसे इन्होंने कहा कि हमारे में
अनटचेबल कौन है, हमारे में ट्राइब्स कौन है, हमारे में ऊपर, हमारे इंडिया और नेपाल के अंदर अपर कास्ट का नाम लेने की भावना हमारे में अच्छी है, मगर अपनी कास्ट को मेंशन करने वाला जो टाइटल है वो कहने में हमें शर्म लगती है, कहीं मेरी आइडेंटिटी सबको पता ना चले। मगर कास्ट तो पता ही चल जाती है, मरने के बाद भी पता चलती है, पैदा होने के पहले ही पता चलता है हमारे लोग कौन कौन कास्ट में पैदा होने वाला है। अरे पैदा होने से पहले ही हमको कास्ट मिलती है और मरने के बाद भी हमारे लोगों को कास्ट के आइडेंटिटी से जाना जाता है। तो इसके खिलाफ लड़ना ही वास्तविक ह्यूमैनिटी है। अब इसके खिलाफ लड़ना है तो दलित किसी नाम से, कास्ट के नाम से इकट्ठा हो रहा है, इसलिए उसका सिग्निफिकेंस नहीं बन रहा है, उसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं बन रहा है। अगर वो सभी लोग यूनाइट होना चाहते हैं तो उनके अंदर, जैसे एक ब्रदर ने कहा, उनके अंदर एक टूल्स पैदा करते हैं, उनके अंदर एक एजेंट पैदा करते हैं। तो हमारे मूवमेंट को ब्रेकअप करने के लिए हमारे अंदर ही दलाल पैदा किए जाते हैं। ये उनका पुराना सिस्टम है। अगर हमें उनसे लड़ना है, अगर उन्हें पराजित करना है, ये नेपाल में बहुत आसान है। इंडिया में हमें बहुत साल तक मेहनत करने के बाद हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया है और अब हम लोग सेकंड फ्रीडम फाइट की मूवमेंट शुरू कर दी है। अब हम लोगों ने एग्री कर लिया है कि जैसे मुगल विदेशी थे, आए चले गए, जैसे डच आए चले गए, पोर्तुगीज आए चले गए, मगर ब्राह्मीण्स आए वो जाने का नाम लेने वाला नहीं है, क्योंकि उसने बेसमेंट खड़ा कर दिया। वरना कास्ट सिस्टम, वो बेसमेंट को उखाड़ना होगा और वो बेसमेंट हमारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, मेंटली एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारे लोग। वही सिस्टम आपके पास है। अगर आपको कुछ करना है तो आपको एक केडर बेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना होगा। आप लड़ रहे हैं इमोशनल तरीके से, जैसे मैडम लड़ रही है, जैसे हमारी मैडम लड़ रही, जैसे ये लोग लड़ रहे हैं, तो वो यूनाइट क्यों नहीं हो रहा है? तो उसकी वजह है कि हम, ये सोशल ऑर्डर है, ये हमारे फायदे की नहीं है। वरना सिस्टम हमारे फायदे की नहीं है, ये कास्ट सिस्टम हमारी फायदे की नहीं है, और ये हमेशा खड़ी है, ये हमेशा खड़ी है। हमको इसको उल्टा भी नहीं करना है, यानी जिसने हमको गुलाम बनाया उसको हमें यहाँ गुलाम बनाने से नहीं, हमें इसको इक्वल करना है, हमें ह्यूमन बनना है। जब हम ये लड़ाई लड़ेंगे तो एक बड़ा रिवोल्ट आपके नेपाल में हो सकता है, और नेपाल में ये रिवोल्ट होना जरूरी है, क्योंकि जैसे हम उधर उनको पकड़ रहे हैं, उनको कस रहे हैं, वो उसको देखकर उनको लग रहा है कि भारत में जो जन आंदोलन का माहौल बन रहा है, कहीं कल नेपाल में न बने तो वो डर रहे हुए। यानी आप उनको कोई नुकसान पहुंचा नहीं रहे हो, आप ओनली यूनाइट हो रहे हो, आप ओनली अपने राइट्स की डिमांड कर रहे हो, जैसे किसी डेमोक्रेटिक देश में होता है। मगर यहाँ वैल्यू क्या है? ये पर्सन अमेरिका से, लंदन से आए हैं। मैं उनको मीटिंग के बाद पूछने वाला था, लंदन में आप क्या फील करते थे, आज यहाँ क्या फील करते हो? ये मुझे जवाब देने वाला था बाद में, या हो सकता देगा। मैं लंदन में आज़ाद फ्री कर रहा था, मेरी आदत बन गई थी, मगर यहाँ मेरे कम्युनिटी के लोग भी मुझे कीमत नहीं देते। आपको कीमत तब मिलेगी जब आप यहाँ की साइकी समझोगे, यहाँ का मनोविज्ञान समझोगे। हमारे लोगों को सिलेबस में पढ़ाते हैं कि इंडिया जो है ये कृषि प्रधान देश है, ये हमारे इलाहाबाद में कृषि प्रधान देश। नेपाल में भी वही बोलते होंगे, मगर वो रियल आइडेंटिटी नहीं है हमारी और आपकी। इंडिया की रियल हिस्ट्री है, इंडिया जाति प्रधान देश है, नेपाल हमारी आइडेंटिटी कृषि प्रधान नहीं है, हमारी आइडेंटिटी कास्ट बेस्ड है। तो इसके खिलाफ लड़ना है तो आप लोगों को यूनाइटली लड़ना होगा, और इसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने होंगे। आपका प्रॉब्लम दलित का है, उसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो मोर विक्टिम है। इस व्यवस्था के सबसे ज्यादा विक्टिम्स है, दबे कुचले हैं। मगर केवल आप अकेले लड़ोगे, आप हो सिग्निफिकेंस हो 1 करोड़, कोई साधारण जनता नहीं, 1/3 मेजोरिटी, कोई साधारण जनता नहीं है। मगर आपको फ्रेंड ढूंढने होंगे। आपका फ्रेंड ब्राह्मण नहीं हो सकता,
आपकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी नहीं हो सकती। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इन 1956 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर केम हियर, काठमांडू आए थे और उन्होंने आप लोगों को ध्यान में रख के बोला कि नहीं बोला, वो शोध का विषय है। उन्होंने बुद्धिस्ट कंट्रीज के जो प्रतिनिधि आए थे उनके सामने स्पीच करते हुए कहा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारा आदर्श मार्क्सवाद नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, उनका स्पीच था बुद्धा और कार्ल मार्क्स। उन्होंने ये बात कही कि मार्क्स कहता है साम्यवाद आना चाहिए, मार्क्स कहता है ये साम्यवाद आना चाहिए, मगर आएगा कैसे? तो कहता है सर्वहारा वर्ग को लेकर आना चाहिए। और इंडिया में उनको अनुभव था, जिन्होंने मार्क्सिज्म लाया उन लोगों ने ब्राह्मणिज्म को मजबूत किया, उन्होंने विक्टिम्स लोगों को ताकत देने का काम नहीं किया। तो उन्होंने भाकित किया था, उन्होंने पूर्वानुमान किया था बुद्धिस्ट कंट्रीज को लेकर कि कम से कम आप बुद्धिस्ट लोग तो मार्क्सवाद के झांसे में मत आओ, इससे बुद्धिस्ट नेशन बर्बाद हो जाएंगे, ये उन्होंने मैसेज दिया था। मगर आज हम देख रहे हैं आपकी बातें सुनकर कि इंडिया में आरएसएस बीजेपी के लोग हिंदू नेशन बनाना चाहते हैं क्योंकि वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है। मगर यहाँ का प्राइम मिनिस्टर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलता है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जैसा धार्मिक आवरण लेता है वैसा भी यहाँ का प्राइम मिनिस्टर आवरण करता है। तो क्या आरएसएस की आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। आरएसएस का फाउंडेशन किया डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। ये आज लगता है ये आरएसएस का फाउंडर था, मगर ये ओरिजिनल महाराष्ट्र एक स्टेट है इंडिया में, वहां का स्टेट का कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था। कांग्रेस ने आरएसएस की स्थापना की। आज इंडिया की पॉलिटिक्स में एक सेरेनो है, एक दृश्य है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। मगर हिस्ट्री मालूम नहीं है, हमारे लोगों को भी मालूम नहीं, आप लोगों को भी मालूम नहीं है कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार कोई इंसान के डॉक्टर नहीं थे, जानवर के डॉक्टर थे, मगर वो महाराष्ट्र कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी थे, यानी कांग्रेस का पर्सन था। कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस को निर्माण किया। क्यों निर्माण किया? क्योंकि वहां पर डाउन टूडन क्लास में और बैकवर्ड कास्ट में अनटचेबल शेड्यूल कास्ट वहां के लोगों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लड़ाई लड़ने के बाद लंदन में बाबा साहब अम्बेडकर के कारण आइडेंटिटी मिली इन 1935 को। मगर वहां अनटचेबल लोग और बैकवर्ड कास्ट के लोग यूनाइट फ्रंट बना रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने राइट्स मांग रहे थे। वी आर नॉट हिंदूज, इसलिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो। तो कांग्रेस के लोगों ने सोचा भविष्य ब्राह्मणों के लिए खतरनाक है, तो उन्होंने योजना बनाकर आरएसएस की स्थापना की। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? श्रीपाद अमृत डांगे, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, कोकणस्थ ब्राह्मण, चित्पावन ब्राह्मण, यानी आरएसएस के जो फाउंडर है आज वो भी चित्पावन ब्राह्मण था। और ये श्रीपाद अमृत डांगे है, ये भी चित्पावन ब्राह्मण है। और माओ का एक चरित्र मैंने पढ़ा, तो माओ को एक पत्रकार ने उसको सवाल पूछे थे टेढ़े मेढ़े, तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी। तो वो मुझे याद है, तो माओ ने भी एग्री किया कि अपनी इंटरनेशनल कम्युनिस्ट फोरम में ये श्रीपाद अमृत डांगे और एम.एन. राय को लेकर बहुत बड़ी गलती की, ये माओ ने भी एग्री किया। तो उन्होंने लिखा हुआ है, हम तो चाहते थे कि इंडिया में इक्वलिटी आएगी, मगर वो तो अपने ही मन से ब्राह्मणिज्म को डेवलप कर रहे। माओ ने भी अपनी बायोग्राफी में ये बात को एग्री किया। यही वो श्रीपाद अमृत डांगे है जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मर्डर करवाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू को मदद किया। आप लोग अम्बेडकर के नाम से यहाँ के लोगों को यूनाइट कर रहे हो, अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को लेकर, मगर ये जो कम्युनिस्ट ब्राह्मण्स है ये कितने डेंजर है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इधर काठमांडू में आए थे और यहाँ पर उन्होंने सभी लोगों के बीच में कहा था, मुझे ज़्यादा समय नहीं,
मैं ज्यादा समय नहीं मांग रहा हूँ, यहाँ के बुद्धिस्ट लोगों को एश्योर करने के लिए कहा केवल मुझे 1.5 से 2 साल अगर मिलेंगे और तब तक मैं अगर जिंदा रहा तो मैं भारत को बौद्धमय बनाकर ही मरूंगा। अगर वो 2 साल रहते और इंडिया में बौद्ध धर्म को रिप्रोड्यूस कर देते तो नेपाल बुद्धिस्ट नहीं बन जाता। चलो चलो बाबा साहब अंबेडकर बोलकर चले गए और 5 दिसंबर को उनकी मिसेज ब्राह्मण थी सविता कबीर, वो नेहरू के घर पर थी और नाइट को उनका झगड़ा हुआ कि तुम मेरा ड्राइवर और तुम नेहरू के घर में, हम उसका मुंह तक देखना नहीं चाहते और वो मेरे समाज के विरोधी है और तुम उनके साथ क्या कर रही हो। रात में उनका फाइट हुआ और उनकी इंसुलिन की मात्रा बढ़ाकर, डायबिटीज पेशेंट थे, उनको इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा देकर उनको उसी नाइट में उनके साथ षड्यंत्र किया गया और ये जानकारी उनके बेटे को मालूम हो गई, उनके लोगों को मालूम हुई और उन्होंने विरोध किया। उन्होंने रिजोल्यूशन पास किए अपने ऑर्गेनाइजेशन के और ये आग्रह किया कि नेहरू गवर्नमेंट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की डेथ की इंक्वायरी करे। जब वो मान नहीं रहे थे तो 7 MP चुन कर आए थे मेंबर पार्लियामेंट, तो उन्होंने वॉकआउट किया। 36 शेड्यूल कास्ट के लोगों को लेकर, वहाँ के दलित MP को लेकर वॉकआउट किया तो सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा तो सरकार ने पार्लियामेंट में डिक्लेयर किया कि हम डॉक्टर अंबेडकर की डेथ की इंक्वायरी करेंगे। इसके लिए कमीशन गठित किया जिस कमीशन का नाम है DIG सक्सेना आयोग। DIG यानी बहुत बड़ा पद होता है। DIG पद रेंज के व्यक्ति को आयोग का प्रमुख बनाया, 90 लोगों का इंटरव्यू लिया, वेरिफिकेशन किया, उसकी रिपोर्ट बनाई और साल भर गुजर गए। वो रिपोर्ट को तुम पार्लियामेंट के पटल पर लाओ ऐसा कहा गया तो उन्होंने मना किया, कहा इसमें सेंसिटिव जानकारी है। तो फिर वो जो MP थे बाबा साहब के अनुयायी, तो उन्होंने कहा कम से कम हमको पढ़ने तो दीजिए क्योंकि हमारा भी उसमें ओपिनियन है, क्या हमारे कही हुई बात को कहीं गलत घुमा कर तो नहीं रखा। तो उन्होंने कहा हम आपको नहीं दिखा सकते हैं मगर ऑनरेबल 2 मेंबर्स को हम दिखा सकते हैं। और वो 2 मेंबर्स उनको लगा शायद हम ही होंगे, हमारी कम्युनिटी के होंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर के पार्टी के हैं और उनके साथ वो तैयार हुए हैं। तो उन्होंने कहा 2 मेंबर्स को दिखाते। उन्होंने कहा कौन मेंबर है, नाम अनाउंस कीजिए। तो पंडित नेहरू ने कहा हमारे पार्लियामेंट के 2 मेंबर से एक है श्रीपाद अमृत डांगे और कॉमरेड पै, यानी दोनों भी कम्युनिस्ट थे। तो वो कौन थे, क्या बाबा साहब अम्बेडकर के रिश्तेदार थे, क्या वो शेड्यूल कुआ अम्बेडकर की पार्टी के फॉलोअर्स थे। तो ये बात सबूत के तौर पर मैं आपको रख रहा हूँ कि उन लोगों ने कांग्रेस को मदद किया और अंबेडकर का डेथ होकर आज 65 इयर्स ज्यादा ओल्ड हो गए। इंडिया के लोगों को भी मालूम नहीं है कि उनकी डेथ इंक्वायरी के लिए कोई कमीशन गठित किया था। तो वहाँ जो पॉलिटिकल चेहरे हैं, कांग्रेस फाउंडर बाय ब्राह्मण्स, BJP फाउंड बाय ब्राह्मण्स, CPI CPM फाउंड बाय ब्राह्मण्स और 5वीं पार्टी तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण लोगों के 5 नेशनल पार्टीज है और हमारी पॉपुलेशन अबाउट 90% है। जिनके पास वोट नहीं है वो गांव का एक मेंबर नहीं बना सकते, वो MP MLA कैसे बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाएंगे। तो वो लोग आइडियोलॉजी को बेस बनाकर हमारे लोगों की वोटों की आधार पर और नेशनल पार्टी बना रहे। वो जो सफल कार्यक्रम है वही सफल कार्यक्रम आपके नेपाल में भी चल रहा है। इसके लिए केवल जाति का नाम लेने से नहीं चलेगा, आपके पास कोई ठोस आइडियोलॉजी चाहिए। अभी ये जो बात कर रहे हैं दलित की, हम लोग दलित को इंडिया में गाली बोलते हैं क्योंकि दलित कहने से आप आइसोलेट हो जाते हो। दलित अंबेडकर ने कभी जिंदगी में शब्द प्रयोग नहीं किया। शुरू में उन्होंने कहा वी आर अनटचेबल्स, सेकंड उन्होंने कहा वी आर डाउन टूडेंट्स, थर्ड उन्होंने कहा वी आर आउटकास्ट पीपल, फोर्थ उन्होंने जब उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिला तब उन्होंने कहा शेड्यूल कास्ट। जब उन्होंने कन्वर्शन किया तो कहा हम एशियन नागाज। हम कौन है, हम कोई स्लेव के लोग नहीं है, हम कोई भिखारी की औलाद नहीं है, हम एशियन नागाज रूलर। हम भारत के ऐसे लोग हैं
कि हम लोगों के ऊपर जब ये गुलामी थोपी जा रही थी तब हम लोगों ने अनटचेबिलिटी को स्वीकार किया, मगर उनकी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। हमारे लोगों को जबरन अनटचेबल बनाया, नागाज लोगों को, जो एशियंट बुद्धिस्ट है, जो मैडम ने उसका ट्रांसलेट किया है, उसका कहना ही है, उसका कंक्लूजन ही है उस बुक का कि भारत के तमाम अनटचेबल लोग ये एशियंट रूलर है, नाग पीपल है, और वो एशियंट बुद्धिस्ट लोग है। तो अब हमको पता चल रहा है कि हम लोग नाग लोग हैं, हम लोग बुद्धिस्ट लोग हैं। उसमें तो दलित शब्द का कहीं जिक्र भी नहीं है, मैडम ने ट्रांसलेशन किया है, बताओ उसमें दलित शब्द कहाँ लिखा हुआ। ये हमारी आइडियोलॉजी को ओबीसी से तोड़ने के लिए, ट्राइब से तोड़ने के लिए, वुमेन से तोड़ने के लिए, क्रिश्चियन से तोड़ने के लिए, बुद्धिस्ट लोगों से तोड़ने के लिए ये दी हुई गाली है। अभी हाईकोर्ट, नागपुर हाईकोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वॉल्यूम नंबर 4 को आधार देकर कहा, अम्बेडकर खुद कहते हैं दलित गाली है, तो सरकार क्यों जो सरकारी ऑर्डर निकालते हैं, स्कीम निकालते हैं, उसमें दलित शब्द क्यों डालते हैं? बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा अगर अम्बेडकर ही गाली बोल रहे तो हम लिखेंगे शेड्यूल कास्ट। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दलित लिखा है क्योंकि अम्बेडकर वाद को ओबीसी में नहीं जाने देना चाहते, वहां से सिखाना उन्होंने, क्रिश्चियन में नहीं जाने देना चाहते। अम्बेडकर आइडियोलॉजी सभी विक्टिम लोगों के लिए है, पर्टिकुलर किसी विक्टिम लोगों के लिए नहीं है। दुनिया के जितने विक्टिम लोग हैं उनके समर्थन में हो सकती है। मार्क्स कोई नेपाल में पैदा नहीं हुआ, वो नहीं आरोप लगा सकते कि आप अम्बेडकर को आधार बनाकर यह संगठन क्यों बना रहे। दे सकते आरोप? नहीं दे सकते। रशिया के मार्क्स को आधार बनाकर आप संगठन चला रहे हो, तो अम्बेडकर के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाने में क्या दिक्कत है? बुद्धा के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन बनाने में क्या दिक्कत है? तो मैं आपको इस मीटिंग के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि केवल दलित के नाम से आप यूनाइट मत हो जाओ। अभी एक नया डेवलपमेंट आ गया है और उस डेवलपमेंट से भारत के ब्राह्मण ज्यादा परेशान है, और वो डेवलपमेंट है डीएनए रिसर्च। अब नया डेवलपमेंट आ गया है और वो डेवलपमेंट से वो लोग ज्यादा, वो एलिट क्लास है, उनको मालूम हो गया, वो ज्यादा बेचैन है, ज्यादा परेशान है। और डीएनए रिसर्च से पता चला है कि इंडिया के अंदर जो 6500 जातियों में टुकड़े किए हुए लोग हैं, इनका डीएनए आपस में एक है। जो इंडिया में जो डीएनए रिसर्च हुआ माइकल बामशाद का 2001, और अभी 2019 में एक सेकंड डीएनए रिसर्च हुआ हरियाणा में, नियर अबाउट 5000 बिफोर का ह्यूमन बॉडी मिला। उसके अंदर जो डीएनए मिला वो डीएनए द्रविडियन डीएनए मिला, यानी वहां नेटिव डीएनए मिला, और ब्राह्मिन्स का डीएनए नहीं मिला, क्योंकि इंडिया में ब्राह्मिन्स का आने का पीरियड है BC 2000, यानी आज के कैलेंडर के हिसाब से, इंडिया के कैलेंडर के हिसाब से आज से 4000 वर्ष पहले भारत में ब्राह्मण आए, यानी उनका वहां आए, बाद में यहाँ है ना, पहले इंडिया में आए। तो इंडिया में उनका आने का पीरियड है आज से 4000 वर्ष पहले। बुद्धा को पैदा होकर हो गए 2500 साल पहले। तो उनका डीएनए वहां नहीं मिला है, क्योंकि तब वो आए नहीं थे जब वहां सिविलाइजेशन था। तो अब डीएनए ने प्रूव कर दिया है इंडिया के तमाम लोगों का डीएनए मूल निवासी है, इंडिजीनियस है। और यही डीएनए क्रिश्चियन में मिलता है, बुद्धिस्ट में मिलता है, जैन में मिलता है, सिख में मिलता है, साउथ इंडिया में एक रिलीजन है लिंगायत, उसमें भी ये मिलता है। इन्होंने केवल धर्म बदला, खून का बदला, खून तो वही का वही है, डीएनए वही का वही है, और वही एशियन डीएनए नेपाल में मिलते हैं। यानी इंडिया के लोगों का डीएनए और नेपाल के विक्टिम्स लोगों का डीएनए सेम है। तो ये लड़ाई अब भारत की ही नहीं, अब एशिया में नेपाल और भारत दो देश है जहां कॉमन एनिमीज है, और ब्राह्मिन्स लोगों का डीएनए का नाम है R1A1। ब्राह्मिन्स लोगों का डीएनए का नाम है R1A1, और वो जो जातियों में टुकड़े में बटे हुए लोग हैं उन लोगों का डीएनए का नाम है L3MN, यानी दो डिफरेंट डीएनए हैं। तो उन लोगों ने L3MN, तो जो नेटिव लोग हैं, अगर कल्पना करो ब्राह्मण भी यही के होते तो अपनी जाति के टुकड़े क्यों करते, अपने भाई के टुकड़े क्यों करते? उनको यहाँ का रूलिंग क्लास बनना है,
रूलिंग क्लास तब तक नहीं बन सकते ब्राह्मण जब तक वो हमारे नेटिव लोगों को डिवाइड नहीं करते, और हमारे अंदर वो कास्ट फीलिंग पैदा करके हम भी अलग होना चाहते हैं। हम अगर शाक्यों का लीडरशिप स्वीकार करें तो हमारे दलित को क्या लगता है, अरे हमारा दलित मर गए क्या, शाक्य को लीडर क्यों माने, क्या हमारे घर में बच्चा नहीं पैदा, हम मर गए क्या हम लोग। तो हमारे अंदर भी कास्ट फीलिंग है सबसे ज्यादा, और हम प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसीलिए ज्यादा फीलिंग है। मगर अब डीएनए से वो फीलिंग टूटनी चाहिए। डीएनए का जानकारी लोगों को नहीं है, डीएनए के आधार पर ब्राह्मण्स आर फॉरेनर्स। तो इस आधार पर इंडिया में जन आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि वहां भी पार्टी सिस्टम है। वहां 5 नेशनल पार्टी ब्राह्मण्स की है, वहां के ओबीसी की कोई नेशनल पार्टी नहीं है। वहां की शेड्यूल कास्ट की एक पार्टी बनाई थी बसपा नामक, तो उसके अंदर सतीश मिश्रा घुस गया और सतीश मिश्रा ने उस पार्टी को जीरो कर दिया, खत्म कर दिया, उसका अस्तित्व शून्य कर दिया, और उसकी आइडियोलॉजी भी खराब कर दी। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ब्राह्मण कितना डेंजर होता है। मौर्य राजा जिसका यहाँ भी अस्तित्व है, उसके यहाँ इंस्क्रिप्शंस है, उसकी बेटी यहाँ उसका शादी किया गया था, चारुमती। इतना बड़ा हिस्ट्री है। एक समय में एक ही था, इंडिया और नेपाल एक ही था, बांग्लादेश भी एक ही था, अफगानिस्तान भी जम्बूद्वीप यानी एक नेशन था। पुष्यमित्र शुंग नामक एक ब्राह्मण ने सैन्य में एंट्री किया, एंट्री कर मौर्य राजा बृहद्रथ के जो मंत्री थे उनको लालच दिया होगा, उनको कंफ्यूज किया होगा, और मंत्रिमंडल के लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा पैदा की, और फिर उनको कहा मुझे केवल 1 दिन 2 दिन का कमांडर इन चीफ बनाओ, देखो मैं आपका काम कर देता हूं, आपको नहीं करना, मैं आपका गुलाम हूं। एक सिंगल ब्राह्मण अंदर घुसा, अंदर घुस के क्या किया, उसने कमांडर इन चीफ ये पद हासिल कर लिया, और बृहद्रथ मौर्य का मौका देकर टुकड़े टुकड़े करके हत्या की। तो इंडिया में और नेपाल में ब्राह्मणिज्म स्मूथली नहीं चला है, वो काउंटर एक्शन से बड़ा है, और काउंटर एक्शन हिंसा के द्वारा हुई है। यानी ब्राह्मणिज्म ऐसे नहीं थोपा गया, वो वायलेंस है। जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने उदाहरण दिया कि नेवार के ही लोगों के जमीन पर बाद में इन लोगों ने कब्जा कर लिया, अभी इनको आउट कर लिया, इनका इंटरनली रिवोल्यूशन है, मगर ये बुद्धिज्म को स्प्रेड करना चाहते तो उन्होंने उनको पाबंदी लगा दिया, और वो आदत बन गई, आदत बन गई है। तो मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि इंडिया की तरह आप लोगों की भी दुर्गति हो गई है। एक तो पहाड़ी एरिया है, दूर दराज वाले लोग हैं, लोगों को अगर यूनाइट करना है तो साधन की कमी है, जैसे ये फील कर रहे हैं। तो दुश्मन के पैसे से भी आप मूवमेंट नहीं चला सकते हो। अगर आपको अपनी इंडिपेंडेंट मूवमेंट चलानी है और आपकी पॉपुलेशन कम है, आपको एजुकेशन ज्यादा आ रहा है, अभी नई जनरेशन आ गई है, तो इस राष्ट्र में ब्राह्मण की पार्टी को त्याग कर आप अपनी पार्टी बना सकते हैं, बशर्ते, क्योंकि यहाँ ईवीएम मशीन नहीं है, या बैलेट बॉक्स है। आप चाहते तो आप हुक्मरान बन सकते हो। आपकी सारी बातें सुनने के बाद मुझे लगा आप रो रहे हो। कोई ऊंचा लेवल पर रो रहा है, कोई मध्यम रो रहा है, कोई साइलेंट रो रहा है, बस सारी बातें कॉमन थी। मुझे जानकारी कुछ मिल रही थी, मगर जानकारी में यह बात आ रही थी, इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का तो मानोगे, दूसरे का छोड़ो। आप दलित लोग हो तो बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने मेरे जीवन में कभी भी एक जाति को आधार बनाकर संगठन नहीं बनाया, और भविष्य में भी आपको अगर मेरी आइडियोलॉजी को आधार बनाकर प्रगति करनी है तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा। और वो सलाह क्या है कि सभी नॉन ब्राह्मण्स लोगों को, ब्राह्मण को छोड़कर जो सारी कम्युनिटीज है वह भी ब्राह्मणवाद की शिकार है, कम अधिक संख्या में। यानी नेवार भी विक्टिम्स है, बाकी ओबीसी भी विक्टिम्स है,
ट्राइब्स भी विक्टिम्स है, अब सबको वोट का देने का अधिकार है। अगर आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से क्या होगा, हमारी पार्टी अगर आएगी तो ट्राइब्स की आपकी जो भी समस्या हम समाधान करेंगे, शेड्यूल कास्ट की जो भी है उसका समाधान करेंगे। मान लो आपने यहाँ की ओबीसी, ट्राइब्स और दलित, इन तीनों ने अगर कॉमन प्लेटफॉर्म बना लिया और इतना घोषित कर दिया, ब्राह्मण जितना परसेंट है उसको भी उसकी हिस्सेदारी मिलेगी, उसको दूसरे का खाने का अधिकार कानूनन बंद करेंगे, और जितनी पॉपुलेशन जिसकी है उसको उतनी हिस्सेदारी देंगे। हो गए कि नहीं? आप देने वाले बन जाओगे ना, मांगने वाले की बजाय, बेघर बनने की बजाय देने वाला कौन बन जाओगे कि नहीं? अगर आपके पास ये कह रहे साधन की कमी है तो आपके पास एक बड़ा साधन है आइडियोलॉजी, और उसके लिए कमिटमेंट लीडरशिप चाहिए। आपका ऑर्गेनाइजेशन केडर में से ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा। आपकी दहशत आपके समाज में कब बनेगी? जब आप निष्ठावान लोग तैयार नहीं करेंगे। मुझे गर्व है इस मैडम पर कि ये अभी तक सरेंडर नहीं है, सरकार के लोग दबाव बना रहे फिर भी ये लड़ रही है। ये मैडम लॉकडाउन में फाइट हुआ है और उन्होंने बेड रेस्ट पर, इनको रियलाइजेशन हुआ, ये हमारी बहन है, इसको रियलाइजेशन हुआ कि मैं जिस पार्टी को आधार मानकर लड़ाई लड़ रही थी, मगर वो तो हमारे लिए तो बड़ी मतलब बड़ी लड़ाई लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो वो अम्बेडकरवाद को ढूंढते ढूंढते इस नतीजे पर पहुंची, नहीं मुझे ये उनकी आइडियोलॉजी को, बुद्धिज्म को आधार बनाकर काम करना होगा। दिस इज ऑनेस्टी। कभी कभी ट्रेनिंग लेने से आता है, कभी पढ़ने से आता है ज्ञान, कभी पिटाई होने से भी आता है। यानी ज्ञान का तरीका है, हमें धोखा खाने से भी आता है, धोखा है वो। हम जिस पर यकीन कर रहे थे उन लोगों ने हमारे साथ धोखा दिया ना, ये रियलिटी है ना। रियलिटी ना, हमारे लोगों की क्या हालत है कि कैपिटल में हम लोग इंडिपेंडेंटली एक मकान लेकर नहीं रह सकते हो। तुम ऊंचे कास्ट के कॉलोनीज में, एरिया में घर कैसे बना सकते हो? यही तो ब्राह्मणिज्म है। तो डिग्निटी अगर चाहिए तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो थोड़ी क्रॉस कह रही थी ये मैडम, यही सही लाइन है कि उनको कोसने की बजाय अब हमें हमारे समाज के दिमाग को ठिकाने लाने की जरूरत है। और ठिकाने लाने का तरीका ये है, चाहे वो अलग अलग दल है मगर वो म्यूचुअल एक है। दे आर वेरियस, उनके नाम अलग अलग है, वो अलग अलग आइडियोलॉजी भी दिखाते हैं, मगर रिजर्वेशन नहीं देना इन लोगों को एक कॉमन एजेंडे पर एक है कि नहीं हो? कोई आता है हमारे साथ? तो आप लोगों को यहाँ नेपाल में इंडिपेंडेंटली अशोका, बुद्धा, अंबेडकर आइडियोलॉजी को बेस बनाना होगा। आपको राइट नहीं बनेगा कि ये ओनली नेवार का अशोका है, ये आप लोगों का भी अशोका है। अरे आप 8वीं यानी यहाँ की, हम इंडिया के कैलेंडर के हिसाब से बोलते हैं, शंकराचार्य ने अनटचेबल बनाए, शंकराचार्य ने अनटचेबल बनाए। इसके पहले कोई अनटचेबिलिटी नहीं था। तो मैं आप लोगों को अपील करता हूं, अरे आप भी बुद्धिस्ट हो, ये तो बुद्धिस्ट है ही, ये तो कैसे भी करके अपनी बुद्धिस्ट आइडेंटिटी नेवार लोग टिकाए हुए हैं। तो आप कब तक दलित कहोगे? दलित ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। 130 देशों में बुद्धिज्म फैला हुआ है। कितने देशों में? अंबेडकर को पूछा आपने बुद्धिज्म क्यों, एक ब्राह्मण ने पूछा आप बुद्धिज्म क्यों अपना रहे हो? जिस दिन वो कन्वर्शन करने वाले थे तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और सारे पत्रकार लोग बैठे थे। तो ब्राह्मण पत्रकार ने पूछा बुद्धिज्म क्यों अपना रहे? तो नॉर्मल थे मगर गुस्से में आ गए, और गुस्से में आकर कहने लगे ये सवाल तुम मुझे पूछने की बजाय तू तेरे बाप को पूछकर आता तो अच्छा होता। वो डर गया और अंबेडकर चिल्लाते हुए कहने लगे तुम लोग तो मेरी मरने की राह देख रहे थे, मगर आज मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने तुम लोगों को जमीन में गाड़ दिया है और मैं तुम्हारे ऊपर बैठा। फिर वो पत्रकार भाग गया। जब वो फॉरेन में गए तो अंबेडकर को एक फॉरेनर्स ने पूछा डॉक्टर अंबेडकर साहब आपने बुद्धिज्म क्यों अपनाया?
क्योंकि उनको मालूम था इंडिया के ब्राह्मण मुझको टॉर्चरिंग करने के लिए सवाल पूछ रहे, फॉरेनर्स के लोग ज्ञान लेने के लिए सवाल पूछ रहे। तो अंबेडकर ने जैसा स्वभाव वैसा जवाब सीख देने आना चाहिए। हम दुश्मन को ज्ञान देते रहेंगे, वो मानने वाला नहीं है। टेढ़े के साथ टेढ़ा रहना पड़ता है, सीधे लोगों के साथ सीधा रहना पड़ता है। तो अंबेडकर ने वहां जवाब दिया फॉरेन में जाकर, मैं बुद्धिज्म को इसीलिए अपनाया क्योंकि बुद्धा को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है। यानी नेपाल के लोगों को बुद्धा मेरा लगता है, जापान के लोगों को वो भी मेरा ही लगता है। कोई कहेगा बुद्धा इंडिया का है, हमारा नहीं है। मुझे आप लोगों के चेहरे देखकर मुझे लगता है मैं भी इन्हीं का ही हिस्सा हूं। और मैं यहाँ आया इसीलिए हूँ कि आप लोगों को जो कमियां और खामियां हैं, हम लोग इंडिया से बीच बीच में आप लोगों के बीच में आएंगे, आपको लिटरेचर देंगे, आपके लिटरेचर को हम इंडिया में भी स्प्रेड करेंगे। आप लोगों को जो ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग देने के लिए भी हम तैयार हैं। हमारी जो आइडियोलॉजी, हम जो सफल हो रहे हैं इंडिया में, वो जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को आप आपके नेपाली, पहले तो प्रमुख लोगों को हम आधार बनाएंगे, फिर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में गांव-गांव में फैलाओ। अगर मान लो कल्पना करो 4-5 साल में हम इंडिया में वो 2030 तक उनका बंदोबस्त करने की तैयारी में, क्योंकि अब हम सहने के बाहर हो गए। जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है और वो लोग भी हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर इंडिया में वो सफल हो गए और हम लोग गुलाम हो गए, आप 3 करोड़ हमको आजाद कर सकते हो? नहीं कर सकते। मगर हमारे पहले आप आजाद होकर या रूलिंग पार्टी बन लेते हो और वहां अगर कोई जुल्म हो रहा है, आप कुछ करो या ना करो, मगर आप कहेंगे हम इनो में आवाज उठाएंगे कि हमारे ब्रदरहुड है हमारा इंडिया, और वहां भी हमारे लोग हैं, विक्टिम्स लोग हैं, उनका डीएनए और हमारा डीएनए एक है, और ब्राह्मणों के कारण वो लोग शोषित हो रहे हैं, हम उन शोषित लोगों के समर्थन में हैं। कह सकते कि नहीं कह सकते? और मान लो वो हिंदू राष्ट्र बन गया तो आपकी क्या हालत होगी? तो फिर खत्म कहानी। आप तो एकदम वो हाथी का पैर के नीचे जैसे आओगे, मर जाओगे। राम नाम सत्य हो जाएगा हिंदू राष्ट्र में, फिर वो कास्ट सिस्टम में हम चले जाएंगे। अभी हम यूनाइट होना चाहते हैं, यूनाइट होने की वजह झगड़ा कर रहे हैं। हम यूनाइट होना चाहते हैं मगर यूनाइट होने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, आपस में फाइट कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि युद्ध का नियम है, युद्ध का वॉर है, वॉर अंग्रेजी में कहते हैं, वॉर का एक पॉलिसी होता है, और पॉलिसी क्या है? डिक्लेयर योर एनिमीज। नेवार को अपने एनिमीज डिक्लेयर करना होगा, दलित को अपने एनिमीज डिक्लेयर करना होगा, ट्राइब्स को अपने एनिमीज डिक्लेयर करना होगा। तो आपके एनिमी कौन है? ब्राह्मण्स। कास्ट किसने बनाया? उसको फॉलो कौन कर रहा है? इतने कम संख्या में होने के बावजूद तो रूलिंग क्लास में क्यों है? तो इंडिया में जो फ्रीडम फाइट की मूवमेंट चल रही है वो बहुत हाई लेवल पर चल रही है। अभी मणिपुर को लेकर 7 अगस्त को हमने भारत बंद किया है, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि हमारी वुमेन्स को, हमारी बहन को नंगा करके, नेकेड करके ये जो किया जा रहा है, क्या आपको बुरा नहीं लग रहा? आप फीलिंग नहीं कर सकते? अरे वुमेन है वो साधारण नहीं है, वो मिलिट्री मैन की। वाजपेयी था तो वो कहता था कि हमने कारगिल युद्ध लड़ा बीजेपी के लोगों ने नहीं, लड़ा आर्मी के लोगों ने। मगर श्रेय किसने लिया, क्रेडिट किसने लिया? बीजेपी ने। आज रूलिंग कौन है? बीजेपी। अब एक कारगिल युद्ध लड़ने वाला आदमी की बीवी को, आर्मी मैन की बीवी को नेकेड किया जा रहा है, उसके ऊपर गैंग रेप किया जा रहा है, तो ये क्या बैड नहीं है? दुनिया में भारत को गाली दी जा रही है, मगर वो कह रहे हैं विकास हो रहा है, आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। अभी वो एक इंडिया में कानून ला रहे हैं, उस कानून का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? कि ब्राह्मण का कानून आएगा, मनुस्मृति का कानून सबको इनइक्वल मानता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ब्राह्मण को भी नागरिक मानता है और ऑल आर इक्वल कहता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा डेंजर घोटाला है, ये सर के बातों से मुझे पता चला। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के लिए कहा ऑल आर इक्वल, मगर पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी, मीडिया पर केवल सिंगल कास्ट ब्राह्मण। कागज पर हम इक्वल है और प्रैक्टिस में ओनली 1 कास्ट। 370 जजेस हाई कोर्ट में,
370 की 370 ब्राह्मण्स, 28 जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, 28 के 28 ब्राह्मण्स। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्षत्रिय और ब्राह्मण का जिक्र है, आर्य यानी खास आर्य। अरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल आर नेपालीज होना चाहिए था, ये खास आर्य कहां से आया है? यानी आपका हिंदू राष्ट्र उस शब्द से ही बन गया है। तो वो जो करना चाहते हैं वो उनका ये प्लान है कि आरएसएस को 2025 को 100 इयर्स होने वाला है, और जब वो 100 इयर्स होगा तो हेडगेवार का जो ड्रीम है उसको पूरा करना चाहिए। उसके लिए वो 200 से ज्यादा मुसलमानों का मॉब लिंचिंग किया, मॉब लिंच। 300 चर्चेस जला दिए मणिपुर में, उनकी तो कोई आवाज ही नहीं हो रही है। वो आदिवासी महिला होने के कारण कम से कम आदिवासी चिल्ला तो रहे हैं। मणिपुर में आरएसएस भी एक्टिव वो आरएसएस के लोगों ने इनको जो नॉन ट्राइब था उसको ट्राइब में डाल दिया। अब इनका ये कहना है कि ट्राइब्स को डालने का मापदंड आरएसएस तय करेगा या कमीशन तय करेगा। इन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेयर किया और उनको अंदर घुसेड़ दिया। अब वो कर रहे हैं डेमोक्रेटिक ढंग से विरोध, तो वो जो दूसरी कम्युनिटी है वो भी विरोध कर रही है, और विरोध करने का तरीका डेमोक्रेटिक नहीं है। अब सवाल ले लो, भाषण करो, विरोध करो, ये तरीका कोर्ट में जाओ, दैट इज डेमोक्रेसी। मगर वो क्या कर रहे हैं? बीजेपी के गवर्नर है, बीजेपी का सीएम है, इसके बावजूद वहां इंटरनेट बंद कर दिया। 2-3 महीने तक आप नंगा नाच कर रहे हो, रेपिंग कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, मार रहे हो, और ये जानकारी इंटरनेट सुविधा लागू होने के बाद धीरे धीरे लीक हो रही है। तो इंडिया का प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम सेम है। आदिवासी लड़ता है, ईमानदारी से लड़ता है, उसकी लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती है। हमारे इंडिया में सारे आदिवासी पे एक लैंग्वेज नहीं है। अगर 8 कम्युनिटीज है आदिवासी की तो उनकी वेरियस लैंग्वेज है। तो वो अगर लड़ना भी चाहते हैं तो उनके पास लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इसलिए उनका कोई नेशनल एजेंडा नहीं बन पाया। अब थोड़े एजुकेटेड लोग हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर वो लड़ रहे हैं, तब वो थोड़ा प्रेशर बन रहा है। मगर आदिवासी अगर अकेला लड़ता है तो वहां की गवर्नमेंट उनको नक्सलाइट घोषित करके मारती है। अगर किसी ने माओ का नाम लिया तो उसको माओवादी घोषित करके उनको एफआईआर नहीं करती, उसको डायरेक्ट हिट करके मार देती है। और दूसरे दिन खबर आती है इंडिया में कि 100 माओवादी नक्सलाइट मार दिए गए, और जिसने मारा उन पुलिस को, आर्मी को ये मेडल दिया जाता है। यानी सिंगल लड़ने के कारण इंडिया का ट्राइब्स मार दिया जाता है, मगर उसके समर्थन में कोई कैंडल जलाने के लिए तक नहीं आता है। मुसलमान को मारने का तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है, मुसलमान को मार दो और उसको घोषित करो इंटरनेशनल टेररिस्ट। तो वो 10 साल 20 साल 25 साल जेल में रहता है, और कोर्ट बाद में एक पढ़ने का ऑर्डर निकालता है, फलाना शेख फलाना पठान के संबंध में एक भी एविडेंस नहीं मिला, इसलिए इसको फ्री कर दिया जाता है। मगर उसके कितने साल चले गए अंदर? 15, 20, 25 साल। ऐसे कितने बच्चे जेल में? 52,000, और वो है 19 करोड़। और वो डर डर के आरएसएस का ही काम करते हैं। इंडिया का मुसलमान वही काम करता है जो आरएसएस को चाहिए। वो कैसे करता है? आप भी वही कर रहे हो। मैं आप लोगों को बातें सुनकर, मैं ये 2-3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ, तो नेपाल के लोग वही काम कर रहे हैं जो आरएसएस को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग ऐसा मानते, मुस्लिम लोग, कि हम अल्पसंख्यक है और बाकी हिंदू है। तो यहाँ के लोगों को मैं मिला तो ट्राइब्स ही बोलते हम ट्राइब्स है, बाकी हिंदू है। मैं एससी के लोगों को मिल रहा हूँ, दलित लोगों को मिल रहा हूँ, तो वो क्या कह रहे हैं? हम कभी दलित रहते, मॉर्निंग में दलित रहते, शाम में हिंदू हो जाते। पता ही नहीं हम दलित है या बौद्ध है या कौन है, वो हमें मालूम ही नहीं है। मगर ज्यादातर नेवार को पूछो कौन हो, कभी कभी बोलते हम बुद्धिस्ट है, और ज्यादातर बोलते हम हिंदू है। तो हिंदू ये गाली है। आप कहोगे कैसे? हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता।
मैं आपको सबूत दे रहा हूं। हिंदू शब्द, हिंदू वर्ड रामायण में नहीं मिलता, महाभारत में नहीं मिलता, गीता में नहीं मिलता, शिव पुराण में नहीं मिलता, ऋग्वेद में नहीं मिलता, श्रुति स्मृति में नहीं मिलता। तो हिंदू शब्द आया कहां से भी? हिंदू शब्द 11वीं 12वीं शताब्दी में आया इंडिया में। किसने लाया? वो जो अक्रांता मुसलमान थे, अरब से निकले हुए, वो जब वहां इंडिया में रूलिंग क्लास बनते जा रहे थे, उन्होंने बोलचाल की जो अपनी भाषा थी वो पहचान दी इंडिया के नेटिव लोगों को, सभी लोगों को कहा हिंदू है आप, हम मुस्लिम हैं आप हिंदू हो। तो उनकी पर्शियन लैंग्वेज में उसका अर्थ है काला, चोर, डाकू, गुलाम, नीच, कपटी। ये है आर्य समाज का फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखी है, और उस किताब के पेज नंबर 81 पर यह अर्थ बताया है। मैं वो आरबी डिक्शनरी का अर्थ नहीं बता रहा हूं आपको, मैं ब्राह्मण्स का बता रहा हूं। 1874 में कह रहा है, हे ब्राह्मणों, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। इसका अर्थ काला, नीच, गुलाम, डाकू होता है। अब वो गाली दे रहे थे। आज नेपाल के ब्राह्मण और भारत के ब्राह्मण गाली को गर्व क्यों मान रहे हैं? तो उनको पता चल गया डेमोक्रेटिक युग आ गया है, ग्लोबल नॉलेज फैल गया है, अब ये गुलाम बनना नहीं चाहते हैं। तो ब्राह्मण लोग सिंगल है, उनके पास वोट नहीं है, वोट के आधार पर वो गांव का चुनाव भी नहीं जीत सकते, उनको चाहिए रूलिंग पार्टी में जाना। तो हिंदू नाम धारण करते हैं और ये अज्ञानी लोगों का नेता बनते हैं। यानी अल्पसंख्यक वास्तव में कौन है? अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक ब्राह्मण है। और हम लोग कौन है? तो बहुसंख्यक लोगों पर अल्पसंख्यक लोगों का राज हो सकता है क्या? इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, नेपाल में भी डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का यह मतलब है कि ब्राह्मण रूलिंग में रहे हैं? इससे हमको सबक लेना चाहिए और आपस में भाईचारा बढ़ाते हुए हम एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और एक दूसरे के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह यह है कि आपकी कोई कंफर्म आइडियोलॉजी नहीं है, आपके पास कोई केडर बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कम्युनिस्ट केडर बेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस केडर बेस ऑर्गेनाइजेशन, इधर भारत का आरएसएस बीजेपी केडर बेस है। और वही केडर इधर ये साधु आकर बैठने वाले वही आरएसएस के प्रचारक है, जो काठमांडू लुम्बिनी में बैठे हुए वो उधर क्राइम करते इधर भेज देते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2008 में महाराष्ट्र एटीएस, जो एटीएस होता हुआ जांच करने वाला, बम ब्लास्ट करने की जांच करने के लिए एक एनआईए होता है, एक एटीएस होता है। एटीएस ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, एक मिलिट्री का आदमी था, उसको पकड़ा। उसके लैपटॉप में 48 वीडियोस मिले, उनके फोन टैपिंग हुए और उसने फरीदाबाद में, हरियाणा में फरीदाबाद होता है, वह गुप्त मीटिंग में प्लान बनाया। हिंदू राष्ट्र ये कहने के लिए है हमें ब्राह्मणों का राष्ट्र बनाना है और हमें बम ब्लास्ट करने के लिए इस्राइल से मदद मिल रही है और नेपाल के ब्राह्मणों से मदद मिल रही है, नेपाल की गवर्नमेंट से मदद मिल रही है। डेंजर है कि यानी भारत को स्लेव करने के लिए वो नेपाल के ब्राह्मण उनको मदद कर रहे हैं, ऐसा वो जांच में मिला। तो हमें कभी कभी लगता है कि कहीं नेपाल के लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मदद तो नहीं कर रहे हैं, कभी कभी लगता है। यानी हम आप लोगों को आरोप नहीं लगा रहे, आप इस षड्यंत्र को नहीं समझ रहे हो, इसलिए मेरा ये ओपिनियन बन रहा है कि आप लोग अलग अलग खेमे में रहकर न लड़ो। मैं यहाँ ट्राइब्स लोगों के, लीडर्स लोगों के साथ मिला हूँ, तो मेरा उनके साथ फाइट चल रहा है। मैं कह रहा हूँ आप अकेले लड़कर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में लिए मदद कर रहे हो। आपको दलित को साथ लेना चाहिए, आपको ये नेवार शाक्य लोगों को साथ लेना चाहिए। तो भविष्य में आप लोग ऐसा करेंगे और आप लोग भी आपस में एक दूसरे को मूल निवासी कहो। दलित आल्सो मूल निवासी, ट्राइब आल्सो मूल निवासी, नेवार आल्सो मूल निवासी। तो हम जब इंडिया में आपस में मिलते हैं तो हम अभिवादन में कहते हैं जय मूल निवासी।
क्योंकि हमारे लोग कास्ट मेंटेलिटी में है ना, एक जात से ऊपर, दूसरी जात एक जात से नीचे। जब हम कहते हैं जय मूल निवासी, तो वो सुनता है यार ये कोई नया बाबा तो नहीं आया, ये जय मूल निवासी मतलब कोई मूल निवासी वाला बाबा तो नहीं आया। फिर वो हमें पूछता है ये जय मूल निवासी क्या मामला है। फिर उसको हम 5 मिनट बोलते, 5 मिनट समय डीएनए जांच हो गया, तुम्हारा और मेरा डीएनए यहाँ का नेटिव मिला, एशियन डीएनए मिला और ब्राह्मण्स का फॉरेनर्स मिला, इसलिए तुमको और मुझे एक होना चाहिए। तो तुम कल से जय मूल निवासी बोलेगी? वो बोलता कल से क्यों, आज से ही बोलता हूँ कि मैं इस देश का मूल निवासी हूँ। आप नेपाल के मूल निवासी हो और जो रूलिंग कर रहा है वो फॉरेनर्स है, तो आप लोगों को कौन आज़ादी छीन सकता है जय मूल निवासी करने के लिए? आप एक मूल निवासी करो। दूसरा, दलितों की पार्टी मत बनाओ, पार्टी ऐसी बनाओ जिसमें दलित भी उसके सेंट्रल बॉडी के मेंबर हो, ट्राइब्स भी उसके सेंट्रल बॉडी के मेंबर हो और नेवार लोग भी उसके सेंट्रल बॉडी के मेंबर हो, मुस्लिम भी हो, क्रिश्चियंस भी हो जो यहाँ है, बुद्धिस्ट भी हो जो अपने आप को बुद्धिस्ट मानते हैं। अगर अपना फ्रंट बनाया तो कम से कम 2 रूलिंग पार्टी, 1-2 पार्टी होगी, या वो सारे अलग अलग है, कल जाकर एक होगी आपके खिलाफ। बनने दो उनको, एक होने दो और आपकी अलग पार्टी रहेगी। मान लो आप अपोजिशन में और ये मैडम हमारी बात चुनकर गई तो वो सवाल करेगी तो बुद्धिस्ट तुम हमारा सेंसस हिंदू के नाम पर कैसे किया? हम हिंदू है बताओ, हमको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर हम हिंदू है तो हमारे लोगों के साथ शादी करते हो, तुम रोटी बेटी व्यवहार करते हो, कहा कि हिंदू है। हमें हमारे बोलने वाले रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। आप ऐसा कितना भी कर लो, जब तक आपका पॉलिटिकल पावर नहीं बनेगा आप न्याय नहीं करोगे। मगर अकेले पॉलिटिकल पार्टी से काम नहीं चलेगा, आपको सोशल बेस्ड मूवमेंट भी चलानी होगी। हमारा बामसेफ ऑर्गेनाइजेशन ये केवल एम्प्लॉय लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है। 31 स्टेट में, 37 स्टेट है, 31 स्टेट में 550 डिस्ट्रिक्ट में है, 4500 तहसील में है, 6500 जातियों में हम डिवाइड है। 3500 जातियों को हमने यूनाइट किया सोशल बेस्ड मूवमेंट खड़ा करके। जब तक आपकी सोशल मूवमेंट नहीं मजबूत होगी तब तक आपकी पॉलिटिकल मूवमेंट भी मजबूत नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, हमारे अंदर भी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। आपको सोशल विंग बनाना होगा, आपको अलग अलग ऑफशूट विंग बनाना होगा और एक मदर विंग बनाना होगा। पॉलिटिकल विंग एक फ्रंटल विंग है, मगर आरएसएस देखो, आरएसएस एक मदर विंग है, उसके अंडर कितने विंग है? 100 विंग है। आरएसएस सिंगल विंग नहीं है, आरएसएस इज ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंदर कितने ऑर्गेनाइजेशन है? 100 ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप यहाँ के ब्राह्मण्स